हेलो मानवा बडी, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी एलेक्ज़र ऑफ द सन की और ये है इस मानवा का पार्ट 16। तो चलिए जानते हैं बायन की ज़िंदगी की आगे की कहानी। पूरे महल के आसपास आग फैल चुकी होती है। बायन घबराते हुए कहती है, वहाँ आग। हसन कहता है, हाँ योर हाइनेस, ये सच में आग है। देखिए कितने रोशन रंगों में जल रहा है। बायन उसे अजीब नज़र से देखती है, पर हसन फिर कहता है, अब मुझे कस के पकड़ लीजिए, हम दौड़ने वाले हैं। बायन हैरान होकर कहती है, क्या? लेकिन हसन बिना कुछ और कहे वहाँ से दौड़ पड़ता है। वो तेजी से दीवार पर चढ़कर उसके ऊपर से कूदता है। बायन चिल्लाती है, रुको, हम दीवार क्यों चढ़ रहे हैं, दरवाज़ा तो वही है। पर हसन रुकता नहीं। बायन उसे कस के पकड़ लेती है और वो काफ़ी कंफ्यूज है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी कोई कहता है कि कैरियज आउटर गेट पर खड़ी है। क्या हसन वहां तक बायन के साथ पहुंच पाएगा? बायन पहचान जाती है कि ये आवाज़ तो ब्लैक रेट्स की है। उनके पास ही चीफ जनरल और बाकी ब्लैक रेट्स वहां से दौड़ रहे हैं। जनरल कहता है कि चीफ जनरल होने के नाते उसे बायन को उठाकर ले जाना चाहिए। हसन हंसते हुए बोलता है, अरे छोड़ो भी, यहाँ सबसे तेज़ दौड़ने वाला तो मैं हूँ। बायन हैरान होकर सोचती है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम बायन को एक कैरियज के अंदर देखते हैं। वो थोड़ी डरी हुई सी उदास लग रही है। बायन सोचती है, क्या सच में हमारे क्वार्टर्स में आग लग गई? सुयन और मोगवा का क्या हुआ? और ब्लैक रेस को कैसे पता चला कि मुझे वहाँ से निकालना है? मुझे लगा था सब ने मुझे गार्ड करने का ड्यूटी छोड़ दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात तो हम जाकर आ रहे हैं। वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, किसी भी हालत में मुझे पता है ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इन सब के पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। तभी कैरियर रुक जाता है और जनरल अंदर देख कहता है, माफ़ कीजिए योर हाइनेस, अब हमें यहाँ से पैदल चलना होगा। आगे के रास्ते में कैरियर चलाना मुश्किल है। बायन को ऑलरेडी कैरियज में ट्रैवल करना पसंद नहीं। वो कहती है, ठीक है, एक्चुअली ये ज़्यादा बेहतर है। जनरल माफ़ी मांगता है और कहता है कि हड़बड़ी में उन्होंने गलती से सबसे छोटी कैरियज ले ली थी, इसीलिए खिड़की का ध्यान नहीं रखा गया। बायन कैरियज से नीचे उतरती है और इधर उधर देखती है। वो देखती है कि वो एक पुरानी सुनसान सी बस्ती में पहुंच गए हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और वो धीरे से कहती है, मुझे अजीब चिल्स महसूस हो रहा है। तभी वो देखती है कि वो लोग उस कैरियज को कहीं ले जा रहे हैं। बायन पूछती है कि वो कैरियज को कहाँ ले जा रहे हैं, तो हसन बताता है कि वो इस कैरियज का नामो निशान मिटा देंगे। बायन सोच में पड़ जाती है कि ये सब ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। वो सोचती है कि अब किसी को तो सब कुछ उसे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। वो आसपास देखते हैं और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक रेस वहाँ आसपास की सारी जगह को बहुत बारीकी से चेक कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें लग रहा है वहाँ कोई असासिन आने वाला है। चलते चलते थोड़ी देर बाद वो पुराने झोपड़ियों के पास रुक कर देखती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि एम्पायर में ऐसी जगह भी है। ये तो काफ़ी पुरानी और टूटी फूटी लग रही है। जनरल कहता है कि ये एक गरीब बस्ती है जो अब बिल्कुल बेहाल हो गई है। बायन सोचती है कि यहाँ की इमारतें तो उसके पुराने गानक गांव के घर से भी बुरी हालत में है और सोचती है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। तभी हसन रुक कर कहता है, योर हाइनेस, हम पहुंच गए, प्लीज़ अंदर एंटर कीजिए। यही वो जगह है जहां अब से आप कुछ वक्त के लिए रहेंगी। अंदर जाने से पहले बायन जानना चाहती है कि वो रात के इस वक्त कैरियज में यहाँ क्यों लाई गई। सब चुप हो जाते हैं। बायन पूछती है, तो मुझे बताएगा कौन? तभी जनरल कहता है कि बाहर से ये जगह भले ही पुरानी दिखती हो, लेकिन अंदर से सब कुछ ठीक कर दिया गया है और ये जगह बिल्कुल सेफ़ है। बायन सोचती है, फिर से सेफ्टी की बात, क्या हम खतरे में हैं? वो पूछती है, मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? तो जनरल कहता है, माफ़ कीजिए, पर मुझे जवाब देने की अनुमति नहीं है। बायन सोचती है, हमने महल छोड़ा, जलते हुए चेम्बर्स पीछे छोड़ दिए और ऐसे भागे जैसे हम कोई चोर है। और ये सब तब हुआ जब लोगों ने मेरे सीईओ होने पर शक करना शुरू किया। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? बायन अपना हाथ कस लेती है और कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे अंदर जाने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। या तो तुम मुझे बताओ कि हम महल से इस तरह क्यों भाग कर आए, या मैं वापस जा रही हूँ। हसन और जनरल दोनों ही बायन की ऐसी बात सुन घबरा जाते हैं। बायन पूछती है, क्या मुझे महल से निकाला गया है? दोनों शौक में कहते हैं, बिल्कुल नहीं योर हाइनेस, ऐसा मत सोचिए। बायन कहती है, अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं और क्या सोचूं? बायान अपने सवालों का जवाब पाना चाहती है, तो वो इन दोनों को आंसर्स के लिए और भी ज़्यादा प्रेस करने लगती है। लेकिन फिर भी जब उसे वो जवाब नहीं मिलता जो वो सुनना चाहती है, वो पलट कर कहती है, मैं अब महल वापस जा रही हूँ और ये एक ऑर्डर है। जैसे ही वापस जाने को कदम बढ़ाती है बायान, पीछे से किसी की आवाज़ आती है, तुम हराम खोरो। ये सुन तीनों चौंक जाते हैं। घर का दरवाज़ा खुलता है जहाँ से एक बूढ़ी दादी निकल कर आती है और चिल्लाती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई रात के इस वक्त किसी के घर के सामने हंगामा करने की? अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो चुपचाप अंदर आओ।
दादी हाथ में बेलन लिए ऐसे आगे बढ़ती है कि मानो अब सब पिटने वाले हैं। जनरल और हसन बायान को पीछे करते हैं और जनरल कहता है, दादी पागल हो गई हो क्या, वो बेलन दूर रखो। पर दादी उल्टा ही उसको अपना गंदा चेहरा दूर रखने को कहती है। इन सब को एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल होता देख अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। दादी के बेलन से किसी को तो मार पड़ती है और जनरल घबराकर कहता है, दादी अगर ये जवान लेडी जख्मी हो गई तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगी। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि दादी अंधी है और इसीलिए अपनी आंखें हमेशा बंद रखती है, बिल्कुल बायान की माँ की तरह। दादी थोड़ा रुक कर नाक से सूंघ कर कहती है, यंग लेडी तू मजाक कर रहा है क्या, मुझे तो यहाँ सिर्फ कुछ बदबू मारते मर्दों की खुशबू आ रही है। पर फिर वो रुक जाती है और कहती है, ये क्या, मुझे एक अनजान सी महक आ रही है। वो जनरल और हसन को साइड होने को कहती है ताकि वो देख सके। हसन और जनरल एक तरफ हट जाते हैं और दादी धीरे धीरे बायन के पास आती है। तभी दादी अपनी आंखें खोलती है और बायन देखती है कि उनकी आंखें भी बिल्कुल माँ की तरह सफ़ेद है। बायन थोड़ा घबरा जाती है लेकिन दादी रुक कर कहती है, बच्ची तू यही है ना, इधर आ जा। दादी कहती है, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। बायन उनका हाथ थाम लेती है। बायन का हाथ पकड़ दादी कहती है, इन इग्नोरेंट मर्दों के साथ सफ़र करना मुश्किल हुआ होगा। दादी प्यार से बायन को कहती है, क्या तूने खाना खा लिया बच्ची। बायन धीरे से कहती है, हाँ खा लिया। दादी उसकी आवाज़ सुनकर कहती है, अरे तेरी आवाज़ तो कितनी प्यारी है, काश मैं तेरा चेहरा छू पाती। दादी फिर तुरंत खुद हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं तो बस एक बूढ़ी औरत हूँ जो फालतू बातें करती रहती है। मैं तेरी जैसी खूबसूरत लड़की के चेहरे को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करती। बायान हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बायान दादी के हाथों को अपने गाल में लेकर आती है और कहती है कि दादी जितना मर्जी उसको छू सकती है। दादी उसके गाल को हल्का सा छूती है और मुस्कुराकर कहती है, मैं बता सकती हूँ कि तू बहुत खूबसूरत है। दादी बताती है कि ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से उनके घुटने दर्द करने लगे हैं तो उन्हें अंदर जाना चाहिए। बायन को कहीं ना कहीं दादी में अपनी माँ दिख रही है और भले ही वो कुछ ही देर पहले अंदर जाने से मना कर रही थी और कह रही थी कि वो वापस महल जाएगी, दादी की बात सुन वो अंदर जाने को हाँ कर देती है। बायन और दादी साथ में अंदर जाने लगते हैं और जनरल और हसन शुक्र करते हैं कि बायन थोड़ी काम डाउन हो चुकी है। अंदर जाकर बायन सभी और देखती है और वो सोचती है कि क्या ये कोई इन है। घर थोड़ा पुराना ज़रूर था लेकिन अंदर का सारा फर्नीचर नया और साफ था। उसकी नज़र एक शेल्फ पर पड़ती है जहाँ कई किताबें रखी थी। वो सोचती है ये किताबें कुछ पहचानी सी लग रही है। जब वो एक किताब उठाकर देखती है तो उसके कवर पर इंक का दाग लगा होता है। ये देख वो शॉक्ड होती है और वो सोचती है कि ये तो उसका किताब है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी दादी आती है और कहती है, थोड़ा चाय ले लो बेटा, मैं भले ही देख नहीं पाती लेकिन मुझे पता है कि अच्छी चाय कैसे बनानी है। बायन मुस्कुराकर दादी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उनकी बनाई चाय से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चाय पीते वक्त बायन पूछती है कि क्या ये जगह कोई इन है। दादी कहती है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। बायन को नहीं लगा था कि एक ऐसी बस्ती में एक इन भी है, पर दादी बताती है कि बायन सोच रही होगी कि ऐसी जगह में बिजनेस कैसे होगा, लेकिन कोई है जो दादी की मदद करता है। वो कहती है, एक बेनिफैक्टर बहुत सालों से यहाँ मदद भेजता आ रहा है। बायन थोड़ा क्यूरियस होकर पूछती है, बेनिफैक्टर। दादी कहती है, हाँ लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए, बहुत अलग इंसान है वो, उसकी वजह से ही मुझे ये दोनों हरामखोर भी मिले। बायन पूछती है, उन्होंने आपकी मदद कैसे की। तो दादी कहती है, वो पैसे और लोग भेजता रहता है। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, लेकिन अजीब बात यह है कि उन लोगों में से हर एक से लोहे की खुशबू आती है। शायद ये इसलिए है क्योंकि वो बैटलफील्ड में ज़्यादा रहता होगा। ये सुन बायन के मन में तुरंत एक तस्वीर आ जाती है एम्परर की, और वो सोचती है कि शायद दादी जिस बेनिफैक्टर की बात कर रही है वो एम्परर ही होंगे। थोड़ी देर बाद दादी अपने कंधे में हाथ रख कहती है, आजकल तो मेरे कंधे दर्द करते रहते हैं, शायद बारिश होने वाली है। बायन तुरंत कहती है, मैं आपको मसाज कर देती हूँ। बायन जाकर दादी के कंधे मसाज करने लगती है। दादी मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह, तुम तो कमाल कर रही हो, कितनी अच्छी तरह से कर रही हो, तुम मालिश करने में इतनी अच्छी कैसे हो। बायन कहती है, मैं पहले अक्सर अपनी माँ के कंधे दबाया करती थी। दादी खुश होकर कहती है, हाँ हाँ, मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी हाथों में प्रैक्टिस तो है। मालिश के दौरान बायन दादी को उस बेनिफैक्टर के बारे में और बताने को कहती है। दादी बताने लगती है, पहले मेरे दिनों में राजधानी छोटी सी हुआ करती थी जहाँ चावल की खुशबू होती थी और शाम होते ही लोग इकट्ठा होकर कुछ पीते थे। पर 20 से 30 साल पहले सब कुछ बदल गया। जंग शुरू होने के बाद लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। अमीरों ने राजधानी में बसना शुरू कर दिया और हम जैसे आम लोगों को बाहर धकेल दिया गया। मर्दों को जंग में भेज दिया गया और औरतों को घर से निकाल दिया गया। आखिर में हम जिन भी सबको कैपिटल से निकाला गया, हम सब इसी गांव में आ गए और यही रहने लगे।
थोड़ा रुक कर वो कहती है, 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। मैंने अपना पति और बेटी दोनों को खो दिया। दुख के समय में मैं एक अमीर आदमी की रखेल बन गई, लेकिन उसकी पत्नी ने मुझे धीरे धीरे जहर दे दिया। मैं जिंदा तो बच गई, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाए उससे पहले मैं एक पेड़ के नीचे गई थी खुदकुशी करने, पर वही मुझे वो मिला। बायान पूछती है, क्या उसने आपको बचाया? दादी अपना मुट्ठी कस कहती है, अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। बायान हैरान होकर कहती है, सॉरी। दादी अपनी कहानी आगे बताती है कि जब वो उस पेड़ में लटक कर अपनी जान देने ही वाली थी, तब उसने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि अगर मरना ही है तो ऐसे मरना कि दूसरों के लिए परेशानी ना हो। ये सुन बायान और ब्लैक रेट्स काफ़ी हैरान होते हैं कि एम्परर ने दादी को बचाने की जगह उनको उल्टा ही किसी दूसरी तरीके से मरने को कहा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं तब की कहानी जब एम्परर काफ़ी छोटे होते हैं। छोटे एम्परर कहते हैं कि अगर वो फांसी लगाकर मरना चाहती है तो उनको सोचना चाहिए उस बेचारे पेड़ के बारे में जो उन्होंने मरने को चुना है, और उन लोगों के बारे में जिनको उनका लाश साफ करना पड़ेगा। मतलब ये कि अपनी मौत भी ऐसे तरीके से नहीं होनी चाहिए जो दूसरों पर बोझ बन जाए। दादी कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में इतनी बदतमीज़ इंसान से कभी नहीं मिली थी। ऊपर से उसकी आवाज़ से ये साफ पता चल रहा था कि वो दादी से उम्र में काफ़ी छोटा था। बायान हैरान होकर सोचती है, योर मैजेस्टी, ये आपने क्या कह दिया? दादी फिर कहती है कि वही लड़का उनके जीने का सबब बना और उसने ही ये इन बनवाया। पहले जब उसने कहा कि मुझे इन चलाना चाहिए तो मुझे समझ नहीं आया था। मैंने पूछा था कि इस गरीब गांव में कोई रुकने क्यों आएगा, और मैं तो अंधी हो चुकी हूँ, फिर मैं एक इन कैसे संभालूंगी। पर उसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेहमान अपना पैसा खुद देंगे और अपना कमरा खुद साफ करेंगे। मुझे लगा ये सब बकवास है, लेकिन मैंने सोचा कि ज़िंदगी तो मैंने वैसे भी ख़त्म करने ही वाली थी, तो एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ। पहले कुछ महीने वो सिर्फ पैसे भेजता रहा और धीरे धीरे यहाँ लोग आने लगे। आने वाले इंसान ज़्यादातर आदमी होते थे जिनके कपड़ों से खून और लोहे की बू आती थी। कभी कभी औरतें भी आती थी। बाद में मुझे पता चला वो बैटलफील्ड के सिपाही थे। वो अपना खर्चा खुद देते, अपना कमरा साफ करते और आसपास के खाली घरों में भी रुकते रहते। मुझे तो सिर्फ उनके लिए हर्बल चाय बनानी होती थी। बायान ये सब सुनती है और समझ जाती है कि पिछले 10 सालों से ये गांव पूरा एम्परर के सोल्जर्स से भरा हुआ है। एक ऐसा गांव जो खुद एम्परर के सिपाहियों से भरा हुआ है। उसे एहसास होता है कि एम्परर ने उसे यहाँ भेजा है उसे प्रोटेक्ट करने, क्योंकि यहाँ ब्लैक रेस और उनके सिपाही दोनों मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि महल अब उसके लिए सेफ नहीं है। बायान के मन में एक सवाल उठता है कि क्या वो बिना जाने वहाँ बहुत खतरे में थी। तभी दादी कहती है, बच्ची, तू तो उस आदमी की कॉन्सर्ट है ना। बायान चौंक जाती है कि ये बात दादी को कैसे पता। दादी ब्लैक रेस की ओर इशारा करते हुए कहती है, पता है ये बदमाश तेरे आने से पहले क्या कर रहे थे? पूरी जगह साफ कर रहे थे, सारा फर्नीचर बदल दिया और पता नहीं कहाँ से इतनी सारी किताबें ले आए। मुझे लगा ये पागल हो गए हैं, पर सुबह बोला गया कि आज रात एक बहुत खास मेहमान आने वाली है और अब तू यहाँ है। दादी मुस्कुराकर कहती है, मैं गलत तो नहीं हूँ ना? बायन कहती है, सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं कि अगर आप जिस आदमी की बात कर रही है वो वही है जो मैं सोच रही हूँ। मुझे तो बिना बताए यहाँ लाया गया। दादी गुस्सा कर कहती है, इसीलिए तो कहते हैं कि मर्द बेवकूफ़ होते हैं। तुझे बताना इतना मुश्किल होता क्या? फिर वो बायन के हाथ पकड़कर कहती है, पर उदास मत हो बेटा, वो आदमी बदतमीज़ ज़रूर है लेकिन बुरा नहीं। उसने तुझे इन लोगों के साथ भेजा है, मतलब वो तुझे बहुत प्यार करता है। बायन कहती है कि उसे पता है। अब जाकर उसे समझ आया है कि एम्परर और ब्लैक रेड सिर्फ उसकी हिफाजत करने के लिए ये सब कर रहे थे। दादी कहती है, अब जाकर थोड़ा आराम कर ले, थोड़ी नींद सबसे अच्छा इलाज होता है। चल मैं तुझे अपना सबसे अच्छा कमरा दिखाती हूँ। ब्लैक रेड्स कहते हैं, दादी कुछ मदद चाहिए? तो दादी तुरंत कहती है, हाँ, बस जहाँ हो वहीं रहो। दूसरी तरफ पैलेस में लोग बायन के महल की अस्थियां देखकर कहते हैं कि सब कुछ पूरी तरह जलकर खाक हो गया। एक पूछता है कि क्या उन्हें वहाँ कोई हड्डियाँ मिली, तो दूसरा कहता है कि शायद उस औरत ने अपनी पहचान खुलने के डर से घर खुद ही जला दिया और भाग गई। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं रही और वो नई खबरों पर बात करने लगते हैं। यहाँ सबको लग रहा है कि जहाँ ने जब कहा कि बायन एक नागी है, तो बायन को डर हुआ कि उसका असली पहचान अब बाहर आ चुका है, इसलिए वो खुद के महल को जलाकर भाग निकली। तभी वो लोग बात करने लगते हैं कि एक कॉन्कुबाइन सफ़ेद शोक के कपड़ों में सुबह से एम्परर के महल के सामने घुटनों पर बैठी है और माफ़ी मांग रही है। हम देखते हैं कि वो लोग कॉन्कुबाइन करण की बात कर रहे हैं।
अंदर एम्परर के ऑफिस में जूयल एम्परर को कहता है कि कॉन्कुबाइन करण सुबह से महल के बाहर घुटनों पर बैठी है। जूयल कहता है कि एम्परर को एक बार उसकी बात सुन लेना चाहिए। एम्परर कहते हैं कि उन्होंने उसे महल से बाहर निकलने से मना किया था और सोच के हैरान होते हैं कि वो कैसे बाहर आ गई। जूयल फिर से एम्परर को करण से बात करने को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन एम्परर कहते हैं कि उन्होंने जूयल को अपने गुप्त संबंध खत्म करने को कहा था, लेकिन लगता है वो अब भी उनमें शामिल है। जूयल सोचता है कि एम्परर को ये सब पहले से पता था कि वो सीक्रेटली कॉन्कुबाइन करण से बात कर रहा था और वो शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है। करण और विशी के पास जो सीक्रेट लेटर्स आते थे वो ज़रासर जूयल के ही थे। एम्परर पूछते हैं कि क्या उसे पता था कि वो असल में एक आदमी है और उसने उससे क्या वादा किया था, पर जूयल कुछ नहीं बोल पाता। एम्परर कहते हैं कि उन्हें उसकी वफादारी पर शक नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो उनके लिए मेहनत करता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सोच समझ कर फैसला करे कि क्या उसकी कोशिश उनके सच में काम आ रही है या नहीं। जूयल चाहे किसी भी वजह से उनसे मिला हुआ हो, लेकिन एम्परर को ये यकीन है कि वो सब उनका अच्छा सोचकर कर रहा था। जूयल के लिए एम्परर कहते हैं कि वो कॉन्कुबाइन करण से मिलेंगे। जूयल एम्परर का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन एम्परर कहते हैं कि ये उसकी दूसरी चेतावनी है और उसे अपने छिपे हुए संबंधों से दूर रहना चाहिए। जूयल झुककर कहता है कि जैसे महाराज चाहे वैसा ही होगा। थोड़ी देर बाद करण एम्परर के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि क्या ये सब उनके प्लान्स का हिस्सा है। एम्परर सोचते हैं कि करण अब तो कुछ छुपाने की कोशिश तक नहीं कर रहा। एम्परर कहते हैं कि करण को बात समझने में काफ़ी वक्त लग गया। करण फिर पूछता है कि बायन कहाँ है। एम्परर कहते हैं कि वो तब वापस आएगी जब मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा, और तब वो एक कॉन्कुबाइन के रूप में नहीं बल्कि लेडी तेइन के रूप में लौटेगी। किसी वजह से करण अभी काफ़ी गुस्सा होता है। उसके चेहरे से ये साफ पता लग रहा है कि उसको बायन की काफ़ी फिक्र हो रही थी, लेकिन एंड में तो ये सब बस एम्परर के चाल निकले। अगर बायन लेडी तेन के रूप में वापस आने वाली है तो इसका मतलब है कि एम्परर जल्द ही उसे हेगे की पोजीशन में प्रमोट कर देंगे। एम्परर ने ये सब कुछ लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया होगा, ताकि अफवाहें ख़त्म हो जाए और वो बायन को प्रोटेक्ट भी कर सके। एम्परर का ये फैसला सही तो था, लेकिन करण गुस्से से कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इतना दूर कैसे जा सकते हो, लेडी हेइन का महल आप कैसे जला सकते हो, अगर हर हाइनेस को कुछ हो जाता तो क्या होता, अगर वो जल जाती तो। एम्परर जवाब देते हैं कि आग लगाने वाले वो नहीं थे, पर हुक्म उन्होंने दिया था। करण हैरान होकर कहता है, हुक्म आपने दिया? उसने अभी जैसे रिएक्ट करा उसके लिए वो एम्परर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि इसके बजाय कई और रास्ते थे जो वो अपना सकते थे, तो फिर उन्होंने आग का ही इस्तेमाल क्यों करा। एम्परर कहते हैं कि ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका था लोगों का ध्यान भटकाने का, बिना खुद को शामिल किए। करण गुस्से में पूछता है कि क्या एम्परर ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि बायन को चोट लग भी जाती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की हीलिंग शक्ति है। एम्परर ये सुन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो करण को समझा भी रहे हैं तो बस इसीलिए क्योंकि बायन उसकी काफ़ी इज्जत करती है, लेकिन करण उन्हें और ज़्यादा प्रोवोक करता गया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। एम्परर कहते हैं कि वो ये भी ना भूले कि एम्परर उसे अभी ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बायन की और काइंड रहा है इसलिए एम्परर उसे कुछ सलाह देना चाहते हैं। वो कहते हैं, अपने से ज़्यादा शक्ति वाले की पेशेंस को मत परखो। करण शांत हो जाता है और धीरे से कहता है कि वो चाहता है उसे एम्परर महल से निकाल दिया जाए। एम्परर पूछते हैं क्यों, तो करण कहता है कि वो अपनी पावर्स का यूज़ कर साबित करना चाहता है कि लेडी हेइन एक सीओ है, लेकिन महल में बहुत नियम और सीमाएं हैं, इसलिए वो चाहता है कि उसे कॉन्कुबाइन के पद से मुक्त कर दिया जाए ताकि वो बाहर जाकर बायन की मदद कर सके। एम्परर की आंखें फिर लाल पड़ जाती है और वो कहते हैं कि क्या वो पागल हो गया है, क्या वो सच में सोचता है कि वो करण को एक आदमी के रूप में बायन के पास जाने देंगे। करण कहता है कि वो अपनी असली पहचान छुपाए रखेगा और अगर बायन को कभी पता चला तो वो तुरंत उसे दूर चला जाएगा। एम्परर पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करेगा, तो करण कहता है कि जैसे वो पहले भी कह चुका है, उसका मकसद है राजा बनना, एक ऐसी पोजीशन में पहुंचना जहां वो दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन अपने हाथ में रख सके। एम्परर शांत होकर कहते हैं, ये तो अजीब बात है, मैंने कब कहा कि तुम बायन की पहचान रिवील कर सकते हो, और मैंने कब वादा किया कि मैं तुम्हें राजा बनने में मदद करूंगा। करण ये सुन काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि हर हाइनेस के सिंहासन पर बैठने से पहले सब शक दूर करने होंगे, पर एम्परर कहते हैं कि वो खुद सब संभाल लेंगे। करण कहता है कि ये उतना आसान नहीं होगा जितना वो सोच रहे हैं। एम्परर के महल को बदलने के बाद भी जब बायन यहाँ आएगी तो चीज़ें वैसे ही रहेंगी।
एम्परर कहते हैं कि वो उसके ज़रिए बायन के नाम पर बात नहीं करेंगे। करण कहता है कि नोबल्स भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन जो शक है लोगों के मन में वो ख़त्म नहीं होंगे। लोग फिर भी शक करेंगे कि बायन एक नागी है, और नई सिस्टम से अपॉइंट करे गए नए अधिकारी भी एम्पायर और एम्परर के भले के लिए अपील करेंगे। नए ऑफिसर्स तो सच में अपने दिल से राज्य की भलाई के लिए वो सब कह रहे होंगे, ना कि अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ऐसे में क्या एम्परर उनको रोक पाएंगे? एम्परर के पास ज़रूर कोई अच्छा प्लान होगा, पर उसे पूरा करने में उनको समय लगेगा। क्या वो दावे के साथ कह सकते हैं कि उस प्रोसेस में बायन को कोई चोट नहीं पहुंचेगी? करण कहता है कि सबसे अच्छा होगा अगर इस मामले को तुरंत निपटा दिया जाए, जब तक बायन महल से दूर है। एम्परर करण की बात सुन सोचते हैं कि ये सच है कि सब शक खत्म होने के बाद ही बायन के वापस आने में बेहतर होगा। फिर वो कहते हैं, ठीक है, मैं कॉन्कुबाइन करण को मुक्त करता हूँ। एम्परर के सामने करण सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करता है। एम्परर उसे देख कहते हैं, करण नहीं, काराहान। काराहान ने कहा था कि भगवान के पुत्र यानी डिवाइन लीनियज वाले लोग हमेशा सीओ जाति की ओर खींचे चले जाते हैं। एम्परर फिर पूछते हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हारा क्या? काराहान थोड़ा हिचकिचाकर कहता है, क्या मतलब आपका? एम्परर कहते हैं, क्या तुम भूल गए कि गायों का खून तुम्हारे शरीर में भी भरा है? मतलब तुम भी उसी किस्मत से बंधे हुए हो। क्या तुम भी सीओ की ओर खींचे नहीं जाते हो? काराहान तुरंत इनकार करता है और घबरा कर कहता है, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। एम्परर पूछते हैं कि क्या करण इस बात पर पूरी तरह श्योर है? हो सकता है कि वो डिवाइन पनिशमेंट से तो बच लिया हो, लेकिन अपनी वंशज रेखा से नहीं बच सकते। काराहान पसीने में भीग कर कहता है, मुझे पूरा विश्वास है महाराज, कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए। एम्परर शांत रहकर कहते हैं, मुझे तुम्हारे फीलिंग से मतलब नहीं, लेकिन तुम समझते हो ना कि मैंने ये बात क्यों उठाई? काराहान तुरंत समझ आता है कि एम्परर उसे चेतावनी दे रहे हैं कि वो हर हाइनेस यानी बायन से दूर रहे और अपने दिल को उसके लिए कभी कमज़ोर ना होने दे। काराहान धीरे से कहता है, मैं समझ गया। एम्परर फिर उसे ऑर्डर देते हैं, तुम आधी रात को निकल जाओगे। काराहान झुककर कहता है, जी महाराज। दूसरी तरफ बायन इन में सो रही है। सुयन धीरे से कहती है, ये सच में सबसे अच्छा कमरा है क्या? मोगवा बोलती है कि उसने पूरा आसपास देख लिया और लगता है कि हाँ, यही सबसे बेहतर है। वो लोग वहाँ साफ सफाई करने की बात कर रहे हैं कि तभी बायन जाग जाती है। वो लोग अब भी बायन को योर हाइनेस कहकर बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि दादी को नहीं पता कि जिस बदतमीज़ बच्चे ने उनकी जान बचाई थी वो इस राज्य का एम्परर है और बायन उनकी लेडी है इन, तो उनको अब बायन को ऐसे हाइनेस नहीं बल्कि बस लेडी बुलाना होगा। नींद से जाग बायन सोचने लगती है कि कहीं वो सब सपना तो नहीं था, लेकिन सुयन उसे यकीन दिलाती है कि ये सब हकीकत है और सपना नहीं है। सुयन कहती है कि बायन को जल्दी उठकर नाश्ता के लिए तैयार होना चाहिए। बायन हैरान होकर पूछती है, तुम दोनों यहाँ कब पहुँची? सुयन बताती है कि वो लोग रात को महल के बाहर रुकी थी और सुबह ब्लैक रेस के साथ यहाँ आ गई। बायन कहती है, तो तुम्हें ये सब पहले से पता था, लेकिन फिर भी तुम एम्परर की कॉन्कुबाइन करण के साथ रात बिताने वाली बात और मेरे साथ रहने को मना करने की बात मुझे बता रही थी। सुयन घबरा जाती है और कहती है, माय लेडी, हम तो बस एम्परर उस आदमी के हुक्म पर चल रहे थे। यहाँ ये लोग एम्परर को एम्परर और बायन को हर हाइनेस नहीं बुला सकते, इसलिए सुयन एम्परर को वो आदमी कहकर रिफर करती है। बायन थोड़ा रुक कर पूछती है, वो आदमी? सुयन कहती है, आप जानती है कौन? हमें तो उनके हुक्म मानने पड़ते हैं। बायन मन ही मन सोचती है कि बस उसको छोड़कर सबको असली बात पता था। तभी मोगवा कहती है कि इनकी पर यानी कि दादी ने नाश्ते के लिए बुलाया है। तो बायन कहती है कि अगर ऐसा है तो हमको जल्द ही वहाँ जाना चाहिए, हमें बड़ों को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। सुयन कहती है, लेकिन माय लेडी, आप अब भी नाइट वेयर में हैं, अगर लोगों ने देख लिया तो मुझे सज़ा मिल जाएगी। सुयन बायन को पहले फ्रेश होने को कहती है और तब तक वो बायन के लिए कपड़े तैयार करेगी। बायन थोड़ा शर्माते हुए पूछती है, वो आदमी आ रहा है क्या? अगर हाँ तो क्या तुम्हें पता है कि वो कब आएगा? सुयन कहती है कि अभी आना मुश्किल तो होगा, लेकिन उनको खून पीना पड़ता है, तो शायद वो जल्द ही यहाँ होंगे। बायन कहती है कि ये बात तो सही है। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है जब वो सोचती है कि उसे लगा था कि जब तक वो वापस महल नहीं जाती तब तक वो एम्परर को फिर से नहीं देख पाएगी, लेकिन लगता है वो शायद उन्हें जल्द ही देख पाएगी। बाहर निकलते हुए बायन को कुछ अजीब दिखता है। ब्लैक रेस वहाँ इकट्ठा होकर खड़े होते हैं। फिर जब वो लोग साइड हटते हैं तो बायन काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि करण के भेस में काराहान वहाँ आया होता है। अभी काराहान ने कॉन्कुबाइन करण का भेस लिया है, तो मैं भी उसे करण कहकर एड्रेस करूँगी। करण भी बायन को देख काफ़ी खुश होती है।
बायान दौड़ते हुए करण के पास जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है और वो महल यानी कि वो जगह कैसे छोड़ आई। माकरिम कहता है कि वो छोड़कर नहीं आई, उसे निकाल दिया गया। बायान को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, तो माकरिम कहता है कि करण पकड़ी गई अपने बॉडी का एक खास हिस्सा छुपाने के लिए। ये बात साफ है कि अब ब्लैक रेस को भी पता है कि करण एक आदमी है, लेकिन बायान को अब भी उनकी बात कुछ समझ नहीं आ रहा। माकरिम बात को ये कहकर संभालता है कि करण वापस अपने मायके जा रही थी जब रास्ते में उसे ये इन दिख गया। बायान कहती है चलो सब मिलकर नाश्ता करते हैं। एक ब्लैक रेत पूछता है कि हम सब भी। बायान मुस्कुराकर कहती है हाँ, क्या टेबल हम सबके लिए छोटा है? लेकिन जनरल कहता है कि टेबल काफ़ी बड़ा है। बायान सबके साथ बैठकर खाना खाना चाहती है, लेकिन वही माकरिम को डर है कि क्या बायान के साथ एक ही टेबल में बैठकर खाना अलाउड है। उस रात काफ़ी बड़ी बारिश होती है। बायन वहाँ बैठ बारिश को देख रही है कि तभी दादी वहाँ चाय लेकर आ जाती है और पूछती है कि यहाँ इतना सन्नाटा क्या है, कहीं बायन सो तो नहीं गई। बायन पोलाइटली कहती है कि वो नहीं सोई और वो दादी से कहती है आपको परेशानी करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लेती। दादी हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, मुझे चलना फिरना भी तो चाहिए। आज बारिश काफ़ी तेज़ है। बायन कहती है कि पहले वो जहाँ रहती थी वहाँ इतना बारिश नहीं होता था। दादी कहती है कि यहाँ एम्पायर में तो ये सब हर साल होता है, आधा महीना तो बारिश रुकती ही नहीं। फिर वो निराश भरे सुर में कहती है राज दरबार तो बस नाम का है, उन्हें लोगों को सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन वो कुछ मदद नहीं करते। बायान एम्परर का बचाव करते हुए कहती है एम्परर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दादी कहती है तो क्या हुआ, अगर उनके आदमी ही करप्ट हो तो कुछ बदलेगा नहीं। बायान दादी को समझाती है कि इसीलिए तो एम्परर ने मेरिट बेस्ड सिस्टम शुरू किया है। पर दादी कहती है लोग तो कह रहे हैं एम्परर पे किसी नागी का श्राप है, अब कौन एग्ज़ाम देने जाएगा। दादी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग किसी भी अफवाह पर भरोसा क्यों कर लेते हैं। बहन पूछती है आपको वो अफवाह पर विश्वास नहीं? तो दादी हंसकर कहती है बिल्कुल नहीं, सोचो तो सही, अगर वो कॉन्कुबाइन वाकई शापित होती तो क्या बाकी सब जिंदा होते? अगर वो कॉन्कुबाइन सच में शापित होती तो एम्परर पर अपना फ़ायदा उठा चुकी होती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बायान धीरे से कहती है कि उसने सुना था कुछ नोबल्स को पहले सजा दी गई थी जिसमें कुछ का सर भी काटा गया था। दादी समझाती है कि वो लोग वैसे भी लोगों का शोषण करने के लिए मशहूर थे। ये बात कि वो कॉन्कुबाइन नोबल्स के साथ नहीं है और उल्टा ही नोबल्स उसे हटाना चाहते हैं, इतना ही सबूत काफ़ी है ये मानने को कि वो कॉन्कुबाइन नागी नहीं है। यहाँ ये सब बात करते वक्त दादी को नहीं पता कि जिस कॉन्कुबाइन की बात हो रही है वो बायान ही है। बायान हल्का सा मुस्कुराती है और सोचती है कि कम से कम कोई तो उसकी तरफ है। दादी फिर कहती है कि वक्त के साथ सब सच सामने आ जाएगा और सबको पता चलेगा कि उस औरत पर झूठी इल्ज़ाम लगाए गए थे। बायन पूछती है कि दादी को कैसे इतना यकीन है, तो वो कहती है कि जब मौत करीब होती है तो इंसान को कुछ चीज़ें पहले से महसूस होने लगती है, जैसे आसमान चाहता हो कि इंसान अपना बचा हुआ वक्त ज़ाया ना करे। बायान तुरंत कहती है कि ऐसा ना कहे, उन्हें लंबी उम्र मिले। दादी कहती है कि ये तो बस कहना अच्छा लगता है, पर बायान कहती है कि वो दिल से कह रही है, उन्हें एक लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जीनी होगी। थोड़ी देर बाद दादी उठकर कहती है कि उन्हें देखना है कि उन नालायकों ने छत ठीक करा या नहीं। बायन को चिंता होती है कि दादी ऐसी बारिश में बाहर जाएगी, तो वो कहती है कि वो भी साथ चलेगी, पर दादी उसे साथ ले जाने को मना कर देती है। वो कहती है कि अगर वो साथ गई तो वो लोग बस शरारत करने लगेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो यहीं रुक कर आराम करे। दादी और बायान बात कर ही रहे थे कि तभी बायान के पीछे कोई आता है और अपनी उंगलियों से उसके कंधे पर टैप करता है। क्योंकि हमला अचानक हुआ तो बायान के तो एक पल के लिए जान ही निकल जाती है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ करण होती है। करण अपने साथ कुछ किताबें लाई है जो कि वो बायन के सामने रखती है और कहती है कि बायन को अब पढ़ना होगा, एग्ज़ाम तक अब सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं। बायन हैरान होकर पूछती है लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना। करण कुछ लिखने लगती है जब बायन बस कन्फ्यूजन में वहाँ बैठ रही है। करण ने लिखा हुआ है कि बायन भी ये एग्ज़ाम देने वाली है और वो ये एग्ज़ाम सिर्फ देगी ही नहीं बल्कि सबसे अच्छा स्कोर भी लाएगी। बायन काफ़ी कंफ्यूज होती है और उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि करण की बातों का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।